मैथ सब्जेक्ट में जो है विभाग 2 देखना है, जिसमें गणित विभाग 2 जो है गणित था, जिसमें लिखना है प्रश्न क्रमांक 26। इसमें देखते हैं किसी व्यंजिक व्यंजन के गुणन खंड x-7 और x-8 है तो वहाँ व्यंजक कौन सा है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए, 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चूज करना है। आप सबको पता है कि कैसे इसको जो है मल्टीप्लाई करना है। x क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको यहीं पे समझा दे रहा हूँ। ए हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस x-8 मतलब -8x हो जाएगा। ध्यान, -7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है इसको, तो -7 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -7x। उसके बाद -7 -8 क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करते तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो यहाँ हो जाएगा +56 प्लस हो जाएगा 56। अभी आपको एक चीज़ बता दूँ, -8 -7 हो जाएगा x का स्क्वायर -15x प्लस 56। तो देखो यहाँ बड़े इजीली हमारा आंसर आ चुका है। तो आंसर क्या है, x का स्क्वायर -15x प्लस 56। ऑप्शन नंबर जो है 3 ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है, देखो रीना के पास कुल जो है कुछ फूल है। यदि उसने 12 फूलों के अनुसार माला तैयार की है तो उसके पास 11 फूल शेष बच जाते हैं। 12 फूलों की माला थी और 11 फूल शेष बच गए। यदि प्रत्येकी 16 फूलों के अनुसार मतलब 16 फूलों की माला बनाया तो 15 फूल शेष बच जाते हैं, 15 फूल जो है शेष बच जाते हैं। यदि 18 फूलों की माला बनाया तो उसके पास 17 फूल शेष बच जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि जितने फूलों की माला बनाया है उससे एक कम फूल जो है उसके पास बच जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर कैसे निकाला जाता है, इसका आपको निकालना पड़ेगा LCM, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। यदि आप जो है लोवेस्ट, यहाँ पर इसकी शॉर्ट ट्रिक यही है कि इसका आपको LCM निकालना होता है। तो इसका LCM आ जाएगा, मैं यहाँ शॉर्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। शॉर्ट में इनका LCM आ जाएगा 144। लोएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों का जो 144 हो जाएगा। और एक फूल कम था, जैसे कि 12 से यहाँ 11 है, यहाँ 16 से यहाँ 15 है, यहाँ 18 से 17 है, तो यहाँ पर जो है -1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा -1। तो 143 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उसके पास कम से कम कितने फूल होंगे, तो 143 फूल उसके पास होंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला है, किसी एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनने वाली भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है, तो यहीं पे देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, मतलब ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में एक भुजा जो है 7 सेंटीमीटर है और एक जो है यदि मान लो 24 है, तो ये पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार इसे आप निकालोगे तो इसका जो विकर्ण है ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो मैं यहाँ करके भी दिखाता हूँ। 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है 625 मतलब ही हो गया, आंसर आ जाएगा इसका 25, ठीक है। पाइथागोरस का प्रमेय आपको आइडिया है कि विकर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस जो है ऊंचाई का वर्ग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है विकर्ण का वर्ग। 625 का वर्ग, 625 का क्यूब जो है क्या आ जाएगा, क्यूब रूट क्या आ जाएगा 25। तो यहाँ पर 25 हो गया। अब परिवृत्त मतलब क्या, परिवृत्त का मतलब ही होता है इन तीनों कोनों को मिलकर जो वृत्त बनता है उसको बोलते हैं हम परिवृत्त, ठीक है। तो परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है, ठीक है। स्थलांतरण के कारण एक गांव की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 5% की दर से कम होती है। इसकी भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। किसी भी प्रकार का प्रश्न आने दो, हर साल इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है बता दे रहा हूँ। सन 2022 को इस गांव की जनसंख्या 9025 है, तो 2020 को इस गांव की जनसंख्या कितनी थी। यहाँ पर हमको रिटर्न जाना है, 2022 से 2020 रिटर्न जाना है और 5% से उसका दर कम होते जा रहा है। तो उस गांव की जनसंख्या कितनी थी, सबसे पहले वो लिख लो। गांव की जनसंख्या कितनी थी, 9025 वो गांव की जनसंख्या थी। अब 5% की दर से क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। मतलब 100 में से अगर आप निकालोगे तो 95 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 100 में से 100 का 95 हो रहा है। तो यहाँ पर इसको एक शॉर्ट फार्मूला ऐसा है कि यहाँ पर आपको 100 ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस होते जा रहा है, कम होते जा रहा है 5% की दर, ठीक है। 2022 से 2020 की ओर हमको जाना है, तो कम होते जा रहा है। तो यहाँ 100/95 लिख दो। मतलब यहाँ पर रिटर्न लिखना पड़ता है इंटू 100/95।
यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक क्या है, यदि कम हो रहा है तो 100 ऊपर लिखना है, उसके नीचे जितना परसेंट कम हुआ है वो परसेंट यहाँ नीचे लिखना है, मतलब 95। ठीक है, 95 हो जाएगा 100 में से, मतलब बड़ी संख्या ऊपर लिखना है और छोटी संख्या नीचे लिखना है यदि कम हो रहा है तो। ठीक है, यहाँ पर कम हो रहा है 95 और 95 का स्कोर होता है 9025। यहाँ पर आंसर आ जाए, बच गया क्या 10,000, ये 10,000 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर पहला ये हमारा आंसर है। देखो कितनी शॉर्ट ट्रिक है, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपकी यही गलतियाँ होती है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, प्रश्नों का उत्तर कर नहीं पाते हो। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है, किसी भिन्न का हर अंश से 6 से अधिक है। ठीक है, किसी भिन्न का हर मतलब डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 6 से अधिक होगा। तो आप यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से देख लो सबसे पहले कि किसका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 6 से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर पहले में नहीं है, 8 का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब वो 8 से अधिक है डिनोमिनेटर, और सेकंड में जो है डिनोमिनेटर 6 से अधिक है। यही बोला है कि किसी भिन्न का हर अंश से 6 से अधिक हो, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, यदि अंश 1 से कम किया जाए, अब यही हम लोग जो है फ्रैक्शन ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 17, क्या बोला है 17/23। ठीक है, इसमें जो 6 का डिफरेंस है, बोला है कि 6 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जो 6 से अधिक होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ले लिया ये वाला फ्रैक्शन। अब आगे देखो, यदि अंश 1 से कम किया जाए, अंश जो है 1 से कम किया जाए मतलब -1 हो जाएगा, और हर 9 से बढ़ाया जाए, हर में मैं 9 बढ़ा दिया। ठीक है, इस फ्रैक्शन में ऐसा फ्रैक्शन हमको, देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा फ्रैक्शन हमको लेना है जिसमें 6 का डिफरेंस हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 का डिफरेंस हो, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो 6 से अधिक होना चाहिए न्यूमरेटर की अपेक्षा, तो जो कि यहाँ पर है, इसीलिए मैं यही फ्रैक्शन ले लिया। ठीक है, ये फ्रैक्शन लेने के बाद क्या बोला है, ऐसा फ्रैक्शन लो जिसमें 1 घटा दो, मतलब एक न्यूमरेटर में माइनस करने के बाद और डिनोमिनेटर में 9 प्लस करने के बाद आंसर हमारा 1/2 आना चाहिए। देखो आता है क्या, 17 - 1 16 हो जाएगा, और 23 + 9 32 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 × 1 = 16 और 16 दूनी 32, 1/2। यहाँ पर बोला है कि भिन्न का मूल्य 1/2 गुना होता है, मतलब 1/2 गुना आ गया, तो मूल भिन्न कौन सा होगा, तो मूल भिन्न जो है 17/23। तो ऑप्शन नंबर 2 जो ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा आंसर होगा। बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, हल कीजिए। आप सभी को पता है कि ऐसे समय जब प्लस करना होता है, ठीक है, तो यहाँ पर सबका जो है डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, सबका जो है हर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबको पता है कि 2 के पाड़े में 6 आता है, 3 के पाड़े में भी 6 आता है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ×2 करेंगे, यहाँ ×2 करेंगे, यहाँ ×3 करेंगे, यहाँ ×3 करेंगे, राइट। तो अभी हमको क्या मिल जाएगा, 3x तो जैसे का वैसे आएगा, +2/6 + 2x, मतलब 2x × 2 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, राइट। 4x/6 प्लस 1 + x + 1 था, ×3 था, तो 3x हो जाएगा, 3x + 3/6 इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि 1x + 1 × 3 करूँगी तो 3x + 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला है 5, यहाँ हो जाएगा कॉमन 6 निकल जाएगा, तो 6 इधर जाएगा, राइट। तो 3x + 4x + 3x कितना हो गया, 3 + 4 7, 7 + 3 10, तो यहाँ 10x हो गया, = 6 × 5, ये जो है कॉमन 6 लिखना पड़ेगा, 6 × 5 कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, 6 × 5 क्या हो जाएगा 30। यहाँ पर जो है कुछ छूट गया था, 2 + 3 ये 5 आएगा, 2 + 3 ये हम छोड़ दिए थे, 2 + 3 5 हो गया, तो यहाँ 30 - 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 10x + 5, ठीक है, 10x + 5, ये हो जाएगा 10x = 30 - 5, यहाँ पर हो जाएगा 25/10, 25/10, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5 हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद देखते हैं 32, एक वस्तु को जो 150 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है, क्या बोला है, एक वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पर विक्री मूल्य क्या है, विक्री मूल्य। तो यहाँ पर मैं इसको शॉर्टकट में समझाऊंगा, जगह कम है, ठीक है, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में समझाऊंगा कि किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है
कि एक वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है, ठीक है, बेचने पर मतलब आप सबको पता है कि बेचने पर मतलब ये बिक्री मूल्य है। यहाँ हानि बोला है तो हानि मतलब क्या होता है, हानि का मतलब ही होता है कि विक्री मूल्य माइनस खरीदी मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विक्री मूल्य 150 रुपये है। विक्री मूल्य आपको पता है कि यहाँ विक्री मूल्य कितना है, 150 150 है, ठीक है। तो खरीदी मूल्य मान लेते हैं हम एक्स, एक्स माइनस खरीदी मूल्य जो है उसमें से विक्री मूल्य माइनस करेंगे तो हमको हानि पता चल जाएगी, बराबर है। उसके 1.5 गुना, मतलब इसका 1.5 गुना बोले तो यहाँ पर 1.5 गुने का मतलब भी होता है 3/2, 3/2, 1.5 गुना, ठीक है। तो 1.5 गुना लाभ, 1.5 गुना लाभ उस वस्तु को, लाभ की बात आ गई, इसका मतलब 275 रुपये को बेचने से, मतलब ये हो गया इसका विक्री मूल्य, और लाभ है इसका मतलब ही होता है कि खरीदी मूल्य माइनस खरीदी मूल्य जो है माइनस विक्री मूल्य, मतलब लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 275 में उसने बेचा, तो 275 माइनस क्या करेंगे, उसको लाभ कैसे पता चलेगा, जो विक्री मूल्य, सॉरी विक्री मूल्य माइनस खरीदी मूल्य, मतलब लाभ पता चल जाएगा हमको, ठीक है। तो 1.5 गुना लाभ उस वस्तु को 275 रुपये में बेचने से होता है, 275 माइनस एक्स, मतलब ये लाभ पता चल जाएगा, विक्री मूल्य माइनस खरीदी मूल्य, ठीक है। अगर विक्री मूल्य अधिक है और खरीदी मूल्य कम है तो उसको लाभ होगा, सीधी सी बात है। 275 माइनस एक्स, इस प्रकार का एक समीकरण यहाँ पर, एक इक्वेशन जो यहाँ पर तैयार हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसको सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे करके दूंगा, ठीक है। 2 इंटू, अब ये 2 जो है 2 किधर आ जाएगा, 2 इंटू जो है इधर चले जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू यहाँ भाग में इधर गुने में चले जाएगा, 2 इंटू 275 माइनस एक्स, और इधर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 150, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 550 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 450, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में आंसर आता है 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000, 5x इज इक्वल टू 1000 हो गया, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर चौथा ये आपका आंसर हो गया। इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल में इसलिए समझा नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर जो जगह बहुत कम होने की वजह से मैं आपको शॉर्टकट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में भी शॉर्टकट भी करना है सब कुछ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर हमको यहाँ आंसर ढूंढना है। कैसे करेंगे, समीकरण को हल हम कैसे करेंगे, ठीक है। ये जो भी व्यंजक व्यंजन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देख लेते हैं। 2x का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं 4x प्लस 3x, मतलब ये 7x हो गया, प्लस 6 अपॉन में लिख दो। x का स्क्वायर है, यहाँ पर भी मैं x का स्क्वायर माइनस 13 को क्या लिख दूँ 15x माइनस क्या हो जाएगा प्लस 15x, पर माइनस का चिन्ह आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस का चिन्ह आना चाहिए, तो यहाँ पर जो है प्लस ये करना पड़ेगा 2x, ठीक है। 2x माइनस 30 इस प्रकार से करना पड़ेगा। अब इसके बाद आगे चलते हम लोग प्रोसेस करते हैं आगे की कि क्या हो जाएगा आगे। यहीं पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ इसको, ठीक है, यहीं पे समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 2x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ 2x कॉमन निकाल लो, x प्लस 4, सॉरी 4 नहीं आएगा 2, ठीक है। 2x इंटू 2 मतलब 4x हो गया, और यहाँ पर कॉमन निकालेंगे 3, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अपॉन यहाँ पे कॉमन निकालो x, यहाँ हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 15, और यहाँ पर जो है कॉमन निकालेंगे 2, तो यहाँ होगा x माइनस 15, ठीक है। अब इसके बाद आगे की प्रोसेस क्या हो जाएगी, इसके बाद की प्रोसेस यहाँ पर दो हमको जो है समीकरण दो जो है हमको व्यंजक व्यंजन मिल जाएंगे। कौन कौन से, कि यहाँ पर 2x प्लस 3 एक मिल गया, और x प्लस 2 जो है ये एक मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद नीचे में क्या हो गया, नीचे में भी उसी प्रकार से मिलेगा, x माइनस 15 एक मिल गया, और दूसरा मिला है x प्लस 2, इस प्रकार से मिल गया। अब क्या हो जाएगा x प्लस 2 कट जाएगा, x प्लस 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 15। तो 2x प्लस 3 और x माइनस 15 जो है दूसरा ऑप्शन नंबर पहला यहाँ सही आंसर है, ठीक है। 2x प्लस 3 x माइनस 15, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही आंसर है। इसके बाद जो है ऑप्शन नंबर देखते हैं 34 में क्या बोला है
एक काम पूर्ण करने के लिए ए को 12 दिन लगते हैं। ए को कितने दिन लग रहे हैं? 12 दिन। मतलब एक दिन का काम कितना हो गया? ए का एक दिन का काम हो गया 1/12। बी को जो है 20 दिन लगते हैं, मतलब बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 1/20। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है। दोनों मिलाकर एक काम 3 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलाकर एक काम 3 दिन में करते हैं, तो कितना काम करते हैं दोनों मिलाकर? 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर सबसे पहले डिनोमीटर दोनों का सेम होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? 12 पंचे 60 और 20 3 60। तो यहाँ पर इनका हो जाएगा, आगे क्या आ जाएगा प्रोसेस कर लेते हैं हम लोग आगे की, कि यहाँ पर हो जाएगा 12 पंचे 60, मतलब यहाँ ऊपर आएगा 5/60 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3/60, मतलब 8/60। ठीक है, 8/60 जो है ये दोनों मिलके एक दिन का काम है, ये दोनों का एक दिन का काम है। अब ये 3 दिन काम कर रहे हैं, इंटू 3 कर दो। ठीक है, तो 3 1 3, 3 दूनी 6, मतलब यहाँ पर 20 आ गया। इट मीन्स 8 अपॉन कितना हो जाएगा? 8/20। ये दोनों का काम है, ए प्लस बी का जो है 3 दिन का काम है, 8/20। ठीक है, और ए काम छोड़कर चला गया। अब ये काम छोड़ के चला गया तो शेष बचा हुआ काम एक दिन का काम था, एक दिन में से कितना काम हुआ? 8/20 इतना काम हुआ है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? 20 1 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 कितना हो गया? 12/20। ठीक है, मतलब बकाया काम कितना बचा हुआ है अभी? 12/20 काम बचा हुआ है। तो 12/20 काम जो बचा हुआ है वो जो है कौन करेगा? अभी बी करेगा। तो बी जो है एक दिन का काम कितना है? बी का बचा हुआ काम, बी का एक दिन का काम कितना है? 1/20। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा इधर ही लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जगह है तो इसको इधर ही लिख दे रहा हूँ। 34 बचा हुआ काम क्या हो जाएगा? यहाँ पर 12/20 ये बचा हुआ काम है। ठीक है, और बचा हुआ काम को बी कब करता है? तो बी जो ए जो है काम छोड़ के चला जाता है, बी ही ये काम कर रहा है। तो बी कितने दिनों में करेगा? देखो 12/20 मतलब जो बचा हुआ काम बटे 1/20, ये बी का काम है, ये बी का काम है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 20 कट जाएगा, तो 12 दिन में जो काम बी पूरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 3 ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में समझाने की कोशिश किया है क्योंकि कम जगह में समझाना है, और ये पेपर समझाने के लिए मैंने लगभग मुझे 5 से 6 दिन लगे इसे सोचने के लिए कि इसका वीडियो किस प्रकार से बनाया जाए। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत थी और मेहनत हो रही है क्योंकि कम जगह में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, और शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ। श्रीमती देसाई ने जिस मूल्य पर 30 टेबल खरीदे, मान लो 30 टेबल जो है श्रीमती ने खरीदे किस मूल्य पे? 30 रुपए के। ठीक है, 30 रुपए मान लो। ठीक है, 30 टेबल 30 रुपए खरीदे, उतना मूल्य उसको 25 टेबल बेचने पर मिला। 25 टेबल बेची तो भी उसको 30 रुपए मिला, मतलब डिफरेंस कितना आ गया? 5 रुपए अधिक मिला, मतलब 5 रुपए का अधिक लाभ हो गया उसको। ठीक है, तो इस व्यवहार में उसको कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई? बोला है कि कितना प्रतिशत उसको लाभ या हानि हुई। तो यहाँ पर 25 टेबल से 25 में से उसको 5 रुपए अधिक मिला, तो 25 में से 5 इंटू 100 कर दोगे तो आपको परसेंट, इसको बोलते हैं सैकड़ा लाभ जो है आपको मिल जाएगा, सैकड़ा लाभ मिल जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 500/25, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, क्योंकि 25 दूनी 50 और 0 20%, तो 20% उसको क्या हो गया? लाभ हो गया। 20% उसको लाभ हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही सिंपली आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ पर क्या बोला है? x का 3 का पावर x है, 27 इक्वल टू 27 का पावर y है, इक्वल टू 9 का पावर z है, इक्वल टू 279। मतलब ये हो गया 3 का पावर x इक्वल टू 729। अब यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर ये 3 का जो है क्या है? 3 का पावर 6 हो जाएगा, 3 का पावर 6 हो जाएगा। अगर आप 3 को जो है 6 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 729 आता है, इसलिए 3 का पावर 6 हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 6 हो गया। x इक्वल टू हमको क्या मिल गया? x इक्वल टू 6 मिल गया। ठीक है, x इक्वल टू 6 मिल गया है। अब इसके बाद दूसरा देख लेते हैं हम लोग, और या x मतलब 6 हो गया, वैसे ही सेम जो है यहाँ पर 27 जो है 27 का पावर y मतलब 729, तो 27 का जो है 229 जो ये क्या है? स्क्वायर है, तो y इक्वल टू हो जाएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ y इक्वल टू 2, क्योंकि
यहाँ पर जो है 27 जो है ये 729 का क्यूब रूट है, इसका मतलब y इक्वल टू 2 हो जाएगा, पावर में आ जाएगा y इक्वल टू 27 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब y इक्वल टू 2। अब यहाँ पर जो है 9z, तो 9 का पावर z इक्वल टू 279 कर दो आप, ठीक है। यहाँ पर भी आ जाएगा 9 का पावर जो है 3, 9 का पावर 3, 9 का क्यूब है 229, ठीक है, 229। यहाँ पर जो है z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब तीनों जो है आपको एक्स वाई जेड मिल गया है। अब एक्स वाई जेड मिल गया, इसका मतलब अभी हमको जो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहीं पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। एक्स मतलब कितना, 6 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, पावर 3/2, ठीक है, 3/2। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 6 यहाँ पर हो गया 36, ठीक है, 36 1/2 का पावर 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि ये जो है ये पावर 3 और ये 1, इसको इंटू करोगे तो यहाँ पर जो है 3/2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर जो है अब ये जो लिखा गया है इसका मतलब ही होता है 36 √36 का पावर 3, ठीक है। √36 का मतलब क्या होता है, 6, राइट। 6 हो गया, तब 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा 216। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न को समझना इंपॉर्टेंट है और मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। आप कहीं भी देख लो, आपको हिंदी में कहीं भी सॉल्यूशन इसका नहीं मिलेगा। आप चाहे यूट्यूब देख लो, चाहे कहीं फेसबुक देख लो, या कहीं पे भी आप अगर इसको वीडियो चाहोगे तो आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। भले इंग्लिश में मिल जाएगा, आपको मराठी में मिल जाएगा, पर हिंदी में आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा। अब इसके बाद देखते हैं 37, क्वेश्चन नंबर 37 बड़ा ही आसान है। इसमें क्या बोला है, बहुपद। बहुपद मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। कौन सा है, इस गुणांक वाला कौन सा है। तो यहाँ पर आपको पता है कि पॉलिनोमियल कैसे होता है, उसके पावर्स जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। जैसे कि 2x प्लस 0x प्लस 0x प्लस 0x, कितने बार x है, 4 बार, प्लस 0x माइनस 5। अब यहाँ पर इसका जो पावर 0 होता है, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, तो इसका 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो समीकरण हमको क्या मिल जाए, यहाँ पर जो हमको यहाँ पर कौन सा हमको ये मिल जाएगा, एक्सप्रेशन कौन सा मिल जाएगा, 2x का पावर 5 माइनस 5, 2x का पावर 5 माइनस 5। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 जो ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो पॉलिनोमियल जो होता है या बहुपद जो होता है, इस प्रकार से उसको लिखना पड़ता है, क्योंकि उसके जो पावर्स होते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। तो यहाँ पर जो 2x का पावर 5 माइनस 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 38, क्वेश्चन नंबर 38, एक खेत में जो 20 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर उससे निकली मिट्टी 25 मीटर लंबाई तथा 20 मीटर चौड़ाई वाले मैदान पर एक जैसी फैलाई तो मिट्टी को कितने मोटाई वाला परत तैयार होगा। ये प्रश्न पूछा गया है 38, क्वेश्चन नंबर 38। इसको कैसे सॉल्व करना, देखो, इसको बोला जाता है कि किसी भी यहाँ पर घनफल निकालना है, ठीक है। मिट्टी को कितनी, एक खेत में जो 20 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर उसमें निकली मिट्टी, यहाँ पर इस प्रकार से इसका घनफल निकालना है। तो घनफल कैसे निकलेगा, घनफल का फार्मूला है, यहाँ पर घनफल का फार्मूला क्या है देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो घनफल बराबर वैल्यू ऑफ द क्यूब, मतलब यहाँ पर लंबाई गुना ब्रेथ हाइट, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 × 10 × 5, ठीक है, 20 × 10 × 5 अपॉन सिर्फ क्या करने का, मिट्टी 25 मीटर और 20 मीटर चौड़ाई वाले मैदान पर फैलाई गई, तो अपॉन जो है 25 × 20 कर दो आप, तो आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। शॉर्टकट में आपको समझाऊंगा। तो 2 मीटर का मतलब ही होता है, 2 मीटर का मतलब ही क्या हो जाएगा, 20 डेसीमीटर, 20 डेसीमीटर। मतलब यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, 2 मीटर और 20 डेसीमीटर। यहाँ पर जो आंसर हमारे 2 हो जाएगी। 20 डेसीमीटर मतलब पहला, और दूसरा 2 मीटर मतलब 2.0 मीटर, ये हमारा तीसरा। यहाँ पर 2 ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़, अब यहाँ पे 38 नंबर के क्वेश्चन में आपको समझा दे रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर,
कि एक खेत में 20 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदकर उससे निकली हुई मिट्टी 25 मीटर या 20 मीटर चौड़ाई वाले मैदान पर एक जैसी फैलाई तो मिट्टी का कितने मोटाई वाला परत तैयार होगा। मतलब यहाँ पर घनफल पूछा गया है। अगर इस प्रकार से घनफल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर 20 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर ये ऊपर लिख देना है। अपॉन में वो कितनी मिट्टी जो कितनी इसमें फैलाएगी वो लिख देना है, 25 गुना 20 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से घनफल का सूत्र ही है। तो x इक्वल टू मतलब आपको घनफल निकल जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला गया है कि यदि जो है एक गेंद का व्यास 20 सेंटीमीटर है, एक गेंद का व्यास बोला गया है कि 20 सेंटीमीटर है, तो उस गेंद के अंदर स्थित हवा का घनफल कितना होगा। आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि यदि जो है एक गेंद बोले तो एक वृत्त हो गया, और वृत्त जो है वृत्त का अगर घनफल निकालना है तो वृत्त का घनफल का फार्मूला ये यहाँ पर ऐसा है कि वृत्त का घनफल का फार्मूला है 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 पाई आर का क्यूब, 4/3 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर ना, पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब आ जाएगा, पाई आर का क्यूब। ये जो है वृत्त का घनफल। अगर किसी गेंद का व्यास दिया है, व्यास कितना है, व्यास मतलब ही हो गया यहाँ पर आर जो है वो उसका आधा आ जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। तो उस गेंद के अंदर स्थित हवा का घनफल, अंदर स्थित हवा का घनफल अगर जो है वो वृत्त का अंदर का भाग भरा हुआ निकालना है आपको पूरे गेंद का। ठीक है, पूरे गेंद का। तो यहाँ पर जो 4/3 इंटू पाई आर का क्यूब ये फार्मूला यूज करना पड़ता है, अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक है, अब एक चीज बता दूं इसके आगे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ही समझा दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू पाई का मतलब ही होता है 3/14। ठीक है, अगर आप 22/7 को अगर भाग देते हो तो 3/14 आ जाएगा आपका। ठीक है, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ध्यान क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 4186.67। इस प्रकार घन सेमी, कभी भी वृत्त का जो आप निकालते हो घनफल तो वो घन सेमी में लिखा जाता है। ठीक है, इतना याद रखो। ठीक है, तो पर्याय क्रमांक हमारा जो यहाँ पर आ जाएगा आंसर, पर्याय क्रमांक 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बड़े आसानी से हमने निकाल लिए, क्योंकि इसमें आपको सूत्र याद होना चाहिए। यहाँ क्या बोला है कि गेंद के अंदर स्थित हवा का घनफल, तो अंदर स्थित मतलब भरा हुआ जो वृत्त होता है उसका जब घनफल निकालना होता है तो यही फार्मूले का उपयोग करना होता है। कौन सा फार्मूला कि 4/3 इंटू पाई आर का क्यूब, ये फार्मूला आप यूज करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला गया है, एक वॉशिंग मशीन यंत्र का मूल्य 5/y प्लस x/6 रुपये है, तो ऐसे जो है x/6 माइनस 5/y वॉशिंग मशीन यंत्रों का मूल्य कितना होगा। मतलब एक का मूल्य दिया हुआ है, आपको बहुत का मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक का मूल्य इंटू जो निकालना है उसका मूल्य, तो क्या हो जाएगा 5/y प्लस x/6। ठीक है, एक का मूल्य पता है और बहुत का निकालना है तो क्या करना पड़ता है, इंटू करना पड़ता है। इंटू क्या हो जाएगा x/6 माइनस 5/y। बड़ा आसान है। अब इस प्रकार से इसको आसान तरीके से हमको जो है सॉल्व करना है आगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभी इसमें सबसे पहले हमको करना क्या होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 में आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, a प्लस बी, इस प्रकार से है। देखो पहले वाले में a प्लस बी इंटू है a माइनस बी, इस प्रकार से दिया हुआ है। a प्लस बी, a माइनस बी का मतलब ही होता है a का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस प्रकार से होता है। आपको ये फार्मूला याद है, अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ गया, इसका मतलब भी क्या हो जाए, a मतलब क्या हो गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a मतलब हो गया यहाँ पर x/6, इसको हमने a माने थे। ठीक है, x/6 का स्क्वायर माइनस b मतलब
5/y का स्क्वायर, 5/y का स्क्वायर। तो अब दोनों का स्क्वायर निकाल दो, क्या हो जाएगा, तो x का स्क्वायर मतलब यहाँ पर x का स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 36, 6 का स्क्वायर माइनस 5 मतलब 25/y का स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आंसर क्रमांक कौन सा हमारा सही है, माइनस में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। पर्याय क्रमांक पहला या दूसरा ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो है पहला ही हमारा आंसर है, x का स्क्वायर अपॉन 36 माइनस 25y का स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आ गया पहला, ठीक है, पर्याय क्रमांक पहला। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, तो यहाँ पर जो है 41 समझने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, ठीक है, फिर भी कोशिश करेंगे समझाने की, कम समय में कम जगह पर आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। क्या बोला है, एक वाहन ने पहले 4 घंटे में क्रमशः 38 किलोमीटर, 27 किलोमीटर और 40 किलोमीटर और 35 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। एक ही वाहन ने 1 घंटे में पहले 38, फिर 27, फिर 40, फिर 35 किलोमीटर की दूरी तय की। 5वें घंटे में कितनी दूरी तय करने पर वह वाहन की औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा होंगी। सभी को जोड़ने के बाद उसका औसत निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, 35 आना चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पर वेग जो है मतलब गति, वेग मतलब गति बराबर क्या होता है, गति बराबर अंतर, जो भी अंतर है, अंतर बटे समय, अंतर बटे समय, ठीक है। ये फार्मूला यूज करना पड़ता है। तो गति कितनी थी, वेग मतलब प्रति किलोमीटर प्रति घंटा, औसत कितना था, औसत मतलब यहाँ पर आ जाएगा वेग 35 बराबर है, औसत मतलब यहाँ पर हो जाएगा उसकी गति, ठीक है, इक्वल टू 38 प्लस 27 प्लस 40 प्लस 35 प्लस x, ठीक है, प्लस x। और समय कितना था, 4 घंटे में, क्या बोला है, 4 घंटे में क्रमशः, और x का पकड़ोगे तो 5 घंटा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 5 घंटा। तो यहाँ पर अभी अगर आगे करूँ मैं तो क्या हो जाएगा 35 × 5, ठीक है, ये इधर आ जाएगा गुने में, इक्वल टू ये पूरा जोड़ दोगे आप तो हो जाएगा 140 प्लस x, यहाँ पर जाएगा x इक्वल टू अगर आप करोगे तो 35। आंसर आ गया पर्याय क्रमांक 4, पर्याय क्रमांक 4 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब ये कैसे हुआ आपको सोचने की जरूरत नहीं ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि अगर जो है 35 पाँचे करोगे आप, 35 पाँचे तो 175, 175 माइनस 140 हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 175 माइनस 140, ठीक है, इक्वल टू x। तो अभी आ गया x इक्वल टू 35। पढ़ाई आसान है, ये सभी प्रश्न मैंने जो है पहले सॉल्व करके देखा है ताकि जो है आपको समझाने में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, ठीक है, और समझने के बाद ही मैं आपको ये समझा रहा हूँ ताकि आपको जो है शॉर्ट ट्रिक में कैसे बता सकूँ, कैसे शॉर्टकट में इसको समझा सकूँ, ये कोशिश की गई है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस प्रकार के कॉमन प्रश्न आपको हर साल एग्जाम में पूछ जाते हैं। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो कैसे आपको उसको हैंडल करना है, कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो औसत गति दी थी, मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि औसत गति मतलब प्रति किलोमीटर प्रति घंटा औसत वेग क्या था उसका 35, ठीक है। तो यहाँ मैंने 35 लिख दिया। अब उसके बाद लिखना पड़ता है अंतर, अंतर मतलब कितना अंतर दूरी तय किया था उसने, ये सभी दूरियां लिख दो अपॉन 5, क्योंकि 5 बार वो गाड़ी चली थी, बराबर है, 28 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, कभी 40 किलोमीटर, तो कभी 35 किलोमीटर, तो कभी x किलोमीटर, अपॉन 5 लिख दो, ठीक है। तो आपको आपका औसत, आपका आंसर मिल जाएगा। दूरी तय करने पर उस वाहन की औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा होंगी। 5वें घंटे में कितनी दूरी तय किया ये हमको पता करना था, तो वो आएगा 35, ठीक है। x मतलब ये 5वां घंटा था, तो x इक्वल टू जाएगा 35। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये एक ग्राफ पर आधारित है। एक्चुअली मैं आपको ग्राफ यहाँ पे शो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि श्री तुषार जी की फरवरी की आय रुपये जो है 40,500 है, तो उस महीने की बचत कितनी। तो उनकी आय जो है क्या बोला है 40,500 उनकी आय है, तो बचत कितनी। तो सबसे पहले देखो तुषार जी की फरवरी की आय ये 40,500 है, टोटल 40,500 आय है, तो उस महीने की बचत कितनी। तो बचत निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसने खर्चा क्या किया है, टोटल अमाउंट में से खर्चा क्या किया वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है, बताए अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको कि वो 70% उन्होंने खर्चा किए, ठीक है, 70% खर्चा किए। अगर आपको मैं ग्राफ दिखाना चाहूँ तो आपको मैं ग्राफ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार का यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। इस प्रकार के इस ग्राफ के आधार पर देखो यहाँ पर दिया है तुषार जी जो है, तुषार जी का खर्च कौन से महीने में था, फरवरी महीने में, फरवरी महीने में देखो उन्होंने 70% क्या किया है, 70% उन्होंने
खर्च कर दिया है। अब टोटल में से 70% माइनस कर दूंगी तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम उस प्रकार से उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो खर्च बरोबर हमको क्या निकालना है, बचत निकालना है। तो मैं यहाँ पर जो है क्या करूँगा, टोटल जो है ये 40,500 का पहले 70% निकालूंगा, मतलब मुझे क्या मिल जाएगा उससे कि खर्च मिल जाएगा। ठीक है, उससे क्या मिल जाएगा, खर्च मिल जाएगी। उन्होंने खर्च कितना किया भाई। ठीक है, तो खर्च बराबर 40,500 इंटू 70/100, राइट। यहाँ पर आंसर आता है मेरा 28,350। ठीक है, इतना रुपए उन्होंने क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। ठीक है, तो अब टोटल अमाउंट में से अगर आप, टोटल अमाउंट कितना है 40,500 माइनस क्या करना पड़ेगा 28,350, अगर हम माइनस कर दूं, ठीक है, तो मुझे बचत कितना किया वो पता चल जाएगा। तो 12,150 रुपये जो उन्होंने बचत की है, 12,150 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, बड़ा ही शॉर्टकट में आंसर था, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्राफ के ऊपर पर आधारित जो प्रश्न आपको पूछे जाते हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। मई महीने की बचत तथा खर्च का अनुपात कितना, मई महीने की बचत और खर्च का अनुपात कितना ये पूछा गया है। ठीक है, तो मई महीने की बचत कितनी है और खर्च कितना है, तो ये हमको देखना है। ठीक है, तो सेविंग जो है उनकी मैं यहाँ पर ग्राफ आपको फिर से शो कर रहा हूँ। ठीक है, महीने में, तो मई महीने में देखो उनका जो है 85% खर्चा हुआ है। ठीक है, 85% खर्चा हुआ है, और उसके बाद ऊपर का बचा हुआ 15% क्या कि उन्होंने बचत की है। ठीक है, तो 15 बटे क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 85, बचत और खर्च का रेशो, बचत कितना किया है 15, बचत 15 किया है और 85 खर्चा कर दिया। ठीक है, तो अभी यार रेशो क्या आ जाएगा, यहाँ पर होगा 5×3 = 15 और 5×17 = 85। ऑप्शन नंबर चौथा ये हमारा आंसर है, 3:17, 3:17 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आपके पास पेपर अवेलेबल होगा, आप बड़े आसानी से आंसर देख सकते हैं और सॉल्व करके भी देखना है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 44 देख लेते हैं, क्या बोला है। लक्ष्मण जी ने 10,500 रुपये के शेयर्स खरीदे, कितने खरीदे 10,500 के शेयर्स खरीदे, उन पर 0.5% दलाली दी गई, 0.5% उन्होंने दलाली दिए, दलाली मिलाकर शेयर्स की खरीदी मूल्य कितनी रुपए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है 10,500 रुपये जो है उन्होंने शेयर्स खरीदे, उस पर दलाली कितनी दी 0.5% दलाली दे दी। पहले 0.5% निकाल लो, कितना हो जाएगा अपॉन 100, 0 कट 0 कट, यहाँ पर आंसर आ रहा है आपका 52.5, ये आपका आंसर हो गया। अब 52.5 प्लस क्या करना पड़ेगा 10,500, तो यहाँ प्लस कर दो, क्या हो जाएगा 10,500 प्लस 52.5, 10,500 प्लस 52.5 क्या हो जाएगा 552.5 और ये 10,000। ठीक है, तो 10,552 ये आपका आंसर हो जाएगा 0.5, मतलब 50 भी उसको लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, 10,552.50, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद आप इसके बाद देखते हैं 45, क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, लगाई गई सभी जोड़ियों का सही पर्याय चुनिए। ठीक है, ये हमको देखना है। अभी आपको बता दूं कि यहाँ पर किस प्रकार से आपको करना है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे यहाँ पर आंसर आएगा, कैसा देखो, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है ए का सी कैसे आता है, ए का सी माइनस, अगर आप इसको जो करके देखो -20 + 3, यहाँ हो जाएगा 20×3 = 60, तो -60 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आना चाहिए बीच वाला कैसे आता है -20, ठीक है, और उसके बाद +3 क्या हो जाएगा 17, -17, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस, इसीलिए यहाँ पर जो शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप इस प्रकार से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा यहाँ पर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है आपको इस प्रकार का प्रश्न जो है 2019 में भी पूछा गया था, 17 में भी पूछा गया था और 2023 में भी पूछा गया है। सेम टू सेम प्रश्न है, सिर्फ थोड़े आंकड़े चेंज हुए। ठीक है, सेंटेंस चेंज हुआ है, बाकी आपको वैसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। किसी लंब वृत्ताकार कुएं की गहराई, एक कुआं है, ठीक है, एक वृत्ताकार लंब वृत्ताकार बोला है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक्चुअली इस कुएं की जगह बहुत बार को पानी की टंकी भी आता है। ठीक है, 2019 में पानी की टंकी यूज किया था वर्ड। गहराई 14 मीटर तथा कुएं की गहराई मतलब इसकी हाइट हो गई 14, और त्रिज्या जो है इसकी त्रिज्या जो है कितनी है 250 ये त्रिज्या है। कुएं के आंतरिक पृष्ठभाग को प्लास्टर करने के लिए 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से
कुल कितने रुपए खर्च आएगा, ये पूछा है। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या याद करना पड़ेगा हमको 46 का, यहाँ पर जो है कुएं का पृष्ठफल याद करना पड़ेगा। कुएं का पृष्ठफल बराबर क्या आता है हमारा, यहाँ पर हम लोग जो है फार्मूला यूज करेंगे 2 पाई आर एच, 2 पाई आर ये जो है वृत्त का घनफल याद करना है, उसके फार्मूला है। और 2 पाई आर एच मतलब ये पृष्ठफल हो गया। ठीक है, एच मतलब उसकी हाइट। ये अगर आप करते हो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर मतलब क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक है, इंटू एच मतलब 14। इस प्रकार से अगर आप निकालोगे तो आपका आंसर आता है पृष्ठफल 220 चौरस मीटर, 220 चौरस मीटर। इसको चौरस मीटर में लिखा जाता है, हमेशा याद रखो। ठीक है, और 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर मतलब इंटू 100 रुपये कर दोगे तो आप क्या हो जाएगा, इसमें और 2 जीरो बढ़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो 220 इंटू 100 तो यहाँ हो जाएगा 30, मतलब ये 30 हो गए, मतलब 2200 हमारा ये आंसर आ जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर पहला जो हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बड़े आसानी से हम लोगों ने निकाले, पर्याय क्रमांक पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसा 220 इंटू 100 रुपये कीमत है, यहाँ पर हो जाएगा 22,000। ठीक है, इस प्रकार से आपको सबसे पहले उसका पृष्ठफल निकालना है। ठीक है, कुएं का पृष्ठफल, यहाँ पर पृष्ठफल जो है पृष्ठफल का फार्मूला आपको बता दिया था मैंने, किस प्रकार से पृष्ठफल का फार्मूला यूज करना है। क्या करना है 2 पाई आर और एच, 2 पाई आर और एच। अगर आपको वृत्त की परिधि निकालना है तो 2 पाई आर ये फार्मूला यूज होता है। और यहाँ पर इस प्रकार से जो यदि पृष्ठफल निकालना है उस वृत्ताकार कुएं का, तो यहाँ पर भी उसकी हाइट भी जो आपको ऐड कर देना होता है, इंटू करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, दुकानदार ने 1900 रुपये अंकित मूल्य वाली 2 वस्तुएं ए को 171 और बी को 152 रुपये की छूट देकर दी, तो दोनों की दी गई छूट में दुकानदार ने कितने प्रतिशत का अंतर किया। एक 1900 की क्या थी, 1900 की बुक थी, 1900 अंकित मूल्य वाली, बराबर है 1900 अंकित मूल्य वाली बुक थी। तो अभी ये जो है ये को उसने छूट कितनी दिया, 1900 में से 171 रुपये छूट दिया उसने, 171। तो 100 में से कितना, ऐसे ही निकालेंगे, बराबर है। तो 100 में से कितना, इस प्रकार का फार्मूला निकाला जाता है। तो उसने मतलब यहाँ पर हमको परसेंट पता चल जाएगा कितना उसने छूट दिया। 1900 में से 171, दुकानदार ने 1900 रुपये अंकित मूल्य वाली को वस्तु को ए को 171 और बी को जो है 152 रुपये की छूट देकर दी, मतलब 171 मतलब कितना परसेंट निकल जाएगा यहाँ पर, ये हम निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा 171,100 अपॉन 1900, ये दोनों कट जाएंगे, राइट। और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सामने में, ए को उसने 9% की छूट दे दिया, कितना 9% की छूट। ठीक है, इस प्रकार से उसको 9% की छूट मिल गई। अब दूसरे को देखो, दूसरे को कितने परसेंट की छूट मिली वो भी बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये 9% की छूट मिल गई। अब दूसरे को बी का क्या हुआ, बी की इसमें क्या हुआ है, उसको 152 रुपये की छूट मिली है 1900 पर। ठीक है, इंटू तो 100 पर कितना, 100 पर कितना, यहाँ पर आपको बड़ा आसानी से आंसर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा 152 इंटू 100 मतलब 2 जीरो बढ़ जाएंगे अपॉन 1900। ठीक है, ये 2 जीरो कट, इसका आंसर आता है 8%, इसका आंसर आता है 8%। तो दोनों के जो है बीच में क्या बोला है, तो दोनों की दी गई छूट में दुकानदार ने कितने प्रतिशत का अंतर किया, अंतर कितना है 1% का, बस 1% आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया 1%। ठीक है, यहाँ पर 9 यहाँ पे 8 मतलब 1% का डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। तो बड़ा इसी सिंपली हम लोगों ने समझे। इसके बाद देखते हैं 50 क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो संलग्न आकृति में कोण y जो है, कोण y ये 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। दैन एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स वाई 8 मीटर और वाई जेड जो है, वाई जेड ये 15 मीटर है। अब अगर जो है ट्रिपल के रूल के अनुसार जो पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार निकाला जाएगा, ये 8 है, 8 15 17 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जी 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 मीटर हो जाएगा इसकी लंबाई पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं। इसके बाद जो है ये जो त्रिभुज है इसका अगर आपको जो क्षेत्रफल निकालना है, क्या फार्मूला आता है 1/2 इंटू जो है हो जाएगा 8 × 15। ठीक है, प्लस अब ये वाला जो ऊपर वाला जो है त्रिभुज इसका भी निकालना पड़ेगा, तो 1/2 इंटू यहाँ हो जाएगा 17
इंटू 6 इस प्रकार से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो भूखंड का क्षेत्रफल इससे हमको मिल जाएगा, भूखंड का क्षेत्रफल हमको इस प्रकार से मिल जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ काट दो, 2 दूनी 2 चौ 8। ठीक है, इस प्रकार से कट जाएगा, और 2 तिया 6। इस प्रकार से अगर आप काटते हो टोटल इसको, तो 111 जो है चौरस मीटर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला है, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। मान लो ये दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, तब तैयार होने वाले शीर्ष बिंदु कोणों के माप। अब एक शीर्ष, ये देखो शीर्ष बिंदु से जो तैयार होने वाले कोणों के माप क्या हो जाएंगे, 2x + 65 और जो है 7x + 10। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सामने के कोण होते हैं, एक दूसरे के सामने के कोण जो होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि दोनों भी समान रहेंगे, मतलब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2x + 65 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7x - 100। बराबर है, क्योंकि क्या बोला है, तब तैयार होने वाले शीर्ष प्रमुख कोण, शीर्ष प्रमुख कोण मतलब ये आमने सामने वाले के माप इस प्रकार से दिए हैं, तो शेष कोणों के माप कितने होंगे। अभी सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों कोणों का माप यदि हम लोग निकाल लेते हैं तो हमको जो बड़े आसानी से बाकी कोणों का माप मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 5x = 75, 5x = 75, तो x = हो जाएगा 15। इस प्रकार से जो है एक कोण का माप हमको यदि मिल जाएगा, अगर मैं इसमें डाल दूँ तो इसका 95 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का भी 95 हो जाएगा, दोनों भी 95 के हैं। तो ये कोण जो है कितना हो जाएगा, ये हमको पूछा गया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 जो है, आपको पता है कि ये जो है रेखीय युगल कोण है, दोनों भी रेखीय युगल कोण है। तो यहाँ पर ये अगर 95 है तो इन दोनों कोणों का माप 180 होता है, तो 180 जो है यहाँ पे आ जाएगा 180 - 95 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 85। तो पर्याय क्रमांक दूसरा जो है आपका आंसर है। बड़ा ही आसान था, क्योंकि ये कोण और ये कोण दोनों भी रेखीय युगल कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका दोनों का माप जो 180 होता है, ये 95 है, तो ये जो है 85 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो है क्या किया है, इसमें एक वृत्त का व्यास जो है AC, एक वृत्त है, इसका व्यास जो है AC जो है, इसका नाम है AC, और B जो है बिंदु वृत्तचाप का कोई एक बिंदु है, मतलब वृत्तचाप पर कोई एक बिंदु है B नाम का। ठीक है, तो निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। क्या बोला है, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो है पर्याय क्रमांक जो पहला है, पर्याय क्रमांक पहला क्या होता है, कोण BCA ये जो है छोटा है, मतलब यहाँ पर एक कोण बना देते हैं। ठीक है, आपको ये बता दूं कि ये कोण जो है 90 डिग्री का होता है हमेशा। कोण जो है BCA ये जो है छोटा है किससे, 90 डिग्री से, तो एकदम राइट है। ठीक है, उसके बाद जो है बोला गया है कोण जो है यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आंसर क्या है आपका। ठीक है, तो पर्याय क्रमांक जो है यहाँ पर पर्याय क्रमांक, तो निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा ये पूछा गया है। ठीक है, तो गलत कथन जो है कोण BCA न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद जो कोण जो है CAB ये जो है ग्रेटर दैन है 90 डिग्री से, तो तीसरा जो है ये गलत है, तीसरा ये गलत है। चाप जो है ABC का माप जो 180 डिग्री है, तो चाप ABC का माप जो बोला गया है 180 डिग्री है। ठीक है, तो आप आधा है तो सीधी सी बात है उसका जो है 180 डिग्री रहेगा, मतलब ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद पर्याय क्रमांक पहला जो है वो भी सही था। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा गलत आंसर है। ठीक है, यहाँ पर हमको भी मिल चुका है। तो निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो यहाँ पर जो है तीसरा जो है ऑप्शन जो है ये हमारा गलत है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, एक समान चौड़ाई वाले दो आयताकार मैदानों का क्षेत्रफल क्रमशः 1541 वर्ग मीटर और जो है 759 वर्ग मीटर है, तो दोनों मैदानों की चौड़ाई कितनी होगी, ये प्रश्न पूछा गया 51 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1541 जो है मैदानों का क्षेत्रफल कितना, 1541 वर्ग मीटर है। इसका मतलब यहाँ पर जो इसका हमको HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर 23 × 67 ये कर देंगे। अब दूसरा जो है, दूसरा क्या बोला है, 759 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है दूसरे का, तो इसमें भी हम लोग जो है निकाल लेंगे इसका।
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, 23 × 33, ठीक है, दोनों का निकाल लिया हम लोगों ने। अब क्या होगा यहाँ पर, तो मैदानों की चौड़ाई कितनी होगी, अभी आप लोगों ने देख लिए होंगे, ये कॉमन है मतलब, और ये कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा पर्याय क्रमांक तीसरा। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, दोनों की कॉमन चौड़ाई है, मतलब जो है दोनों का कॉमन जो है HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 23 है, इसका मतलब जो है इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 23 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 52। इसमें क्या किया है, ये जो दिया हुआ है इसको यम से जो है यहाँ पर निकालना है, एक्चुअली हमको यम निकालना है। यम निकालने के लिए क्या करेंगे, 17 × 19 × 4, ठीक है, डिवाइड बाय m दिया हुआ है इज इक्वल टू क्या दिया है 161.5, राइट। अब तो क्या हो जाएगा 17 × 19 × 4 अपॉन, ये अपॉन में जाएगा तो क्या हो जाएगा 161.5 इज इक्वल टू m निकलेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर देख लो आप कि 17 × 19 × 4 अपॉन, अगर आप यहाँ पर करते हो 16 1.5 इज इक्वल टू m, m बराबर अगर आप करोगे तो 8 आता है, 8 आएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 0.5 है इसलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा 8 आ जाएगा, हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर 8, मतलब पर्याय क्रमांक चौथा, पर्याय क्रमांक चौथा ही हमारा आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 53 भी बड़ा आसान है, यहाँ पे ट्रिक यूज करना है। क्या किया है, यहाँ पर रूट जो है 992 और ये 1/4, 1/4 का मतलब भी होता है 0.25, राइट। अगर रूट जो है 992 ऐसा लिख दो, 0.25 भी लिखो तो भी गलत नहीं है, ठीक है। अब ये आसान हो जाएगा आपको करना, कैसे आसान हो जाएगा ये देख लेते हैं, ठीक है। अब आपको मैंने इसका फार्मूला भी बताया हूँ, ठीक है, इसका फार्मूला क्या है वो आपको फार्मूला यूज करना है। तो कैसे आप फार्मूला यूज करोगे तो आपको इसका मैं बता दे रहा हूँ कैसे आपको फार्मूला यूज करना, ठीक है। यहाँ पर लास्ट वाला जो अंक है, मैंने बोला था कि यहाँ पर अगर आपको किसी भी संख्या का यदि रूट निकालना है, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 5 जैसे का वैसा ले लो। उसके बाद जो है यहाँ पर जो 992 जो है 992 25 का, देखो 25 का पहले लिख दिया मैंने 5, उसका स्क्वायर रूट जो है उसका स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा 25 का, ठीक है। अब ये 992 जो है जिसकी भी पास का है वो देखना है। यहाँ पर जो है 31 का स्क्वायर अगर देखो तो 961 आता है, और 32 का यदि स्क्वायर निकालो 1024 आता है, इसका मतलब 31 के पास का है, इसका मतलब 31 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक जो है आपका पर्याय क्रमांक दूसरा ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 31.5 ये सही आंसर हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट जो है यहाँ पे आ जाएगा कितना 31.5, मतलब ऑप्शन नंबर 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे आसानी से निकाले, 1/4 को हमने 0.25 ले लिए, 0.25 का जो है 5 ये उसका स्क्वायर रूट है, और 992 का जो है स्क्वायर रूट निकाल लिया अलग से 31.5। इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है। आपको भी एग्जाम में इसी प्रकार से ट्रिक यूज करके आंसर निकालना है। उसके बाद 54 में क्या, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो आपको ये बता दूं, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ कि इसमें अपरिमेय संख्या जो है पर्याय क्रमांक तीसरा जो है पाई, ये अपरिमेय संख्या है। उसके बाद जो है 55, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला है कि समकोण त्रिभुज में शीर्ष लंबों के संपाद बिंदु का स्थान कहाँ होता है। यहाँ पर जो है एक समकोण त्रिभुज है, इस प्रकार से समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इस प्रकार का समकोण त्रिभुज है, मतलब ये 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर जो है इसका जो बोला गया शीर्ष लंबों के, शीर्ष लंब जो है, इस शीर्ष लंबों के संपाद बिंदु जो है, संपाद बिंदु का स्थान कहाँ होता है, तो यहाँ पर जो है ये संपाद बिंदु का त्रिभुज के अंत भाग में, त्रिभुज के अंत भाग में, ऑप्शन दूसरा समकोण बनाने वाले शीर्ष बिंदु पर। तो यहाँ पर जो है ये संताप बिंदु होता है, इसीलिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंबों के संपात बिंदु का स्थान कहाँ होता है, संपात बिंदु का स्थान जो है, जो शीर्ष बिंदु समकोण बनाता है वो जो है शीर्ष बिंदु उसका संपात बिंदु होता है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला है, ये PQRS या सभी संख्याएं अनुपात में है,
तो निम्न में से सही कथन पहचानिए। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ये सभी जो है क्या है, पी क्यू आर एस मतलब जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं इसको कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन एस, ठीक है। इसको गुणाकार करोगे आप तो क्या हो जाएगा, पी एस इज इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर हमारा, पर्याय क्रमांक पहला P अपॉन R और Q अपॉन S, ठीक है। P अपॉन R ये सभी अनुपात में है, मतलब P इज इक्वल टू Q है, ठीक है। अनुपात में तो सब समान है, यह सभी संख्या अनुपात से है, मतलब P अपॉन R भी लिख सकते हो आप, ठीक है, और Q अपॉन S लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर पहला और ऑप्शन नंबर चौथा जो है मतलब SP और QR जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, तो यहाँ पर जो दोनों भी आंसर हमारे सही है। इसके बाद 57 क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। 57 क्वेश्चन नंबर, तो x वर्ष के बाद मारिया की उम्र जो है y वर्ष होंगी। x वर्ष के बाद मारिया की उम्र जो है y वर्ष होंगी, मतलब क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले -10 आ जाएगा इसमें, ठीक है। उम्र कितनी होंगी, x वर्ष के बाद मारिया की उम्र y वर्ष होंगी, मतलब y माइनस एक्स, ठीक है। और 10 साल पहले की बात है, ठीक है। तो 10 साल पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है ये इस प्रकार का जो है यहाँ पर क्या बन जाएगा, व्यंजक व्यंजन बन जाएगा। तो यहाँ पर y माइनस एक्स इधर है, y माइनस एक्स माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 58 क्वेश्चन नंबर 58 देख रहे होंगे आप, यहाँ पे क्या आएगा 31.25% कितना, 31.25 का मतलब ही होता है 31.25 का मतलब हो गया, यहाँ हम लोग लिखेंगे इसको 31.25 अपॉन 100 कर दो आप, ठीक है। तो आपका आंसर मिल जाएगा 5/16। पर्याय क्रमांक जो है 5/16 मतलब ये आ जाएगा पहला, पर्याय क्रमांक पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 59 में देखो एकदम ही शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर इस पेपर को सॉल्व करने में बहुत मेहनत लग रही है। आप सभी को जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे जो है मोटिवेट करना है ताकि मैं ऐसी वीडियो और डालूं, क्योंकि लगभग जो है 15 डेज से मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो बनाऊँ कैसे, किस प्रकार से बनाया जाए ताकि मेरे बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आए, ठीक है। किस प्रकार की पोजीशन लेकर के इसको बनाया जाए, ब्लैक बोर्ड पर समझाया जाए या फिर डिजिटल बोर्ड पे समझाया जाए या फिर किस और तरीके से समझाया जाए, तो मुझे ये बेस्ट तरीका लगा। क्योंकि बाकी जो है अगर मोबाइल पे हम लोग अगर ये वीडियो बनाना चाहे तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा कि पेपर का यूज़ करके पेपर पे ही समझाया जाए तो इट विल बी बेस्ट फॉर अस। तो मुझे लगा कि इस प्रकार से ये वे जो है बेस्ट होगा, इसीलिए मैं आज फाइनली जो ये वीडियो बना रहा हूँ। तो हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इससे मैं मोटिवेशन आएगा और भी मैं वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। मेरी इच्छा यही है कि सभी बच्चे देखें, समझे और स्कॉलरशिप में अधिक से अधिक बच्चे अच्छे स्कोर के साथ पास हो, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन के बारे में तो आप कमेंट्स में लिख दो, जिससे मैं आपको उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। नीचे देखिए आकृति में क्या बोला है, कोण टी किधर है, TPQ मतलब ये वाला कोण, ठीक है। अब इसका एक्चुअली फार्मूला क्या है 59 का, देखो यहाँ पर आपका आंसर आएगा, इसको बोलते हैं इस प्रकार से, अगर मान लो ये वाली रेखा और ये भुजा, दो भुजा ये सर्वांग सम है, ठीक है। ऐसे समय क्या होता है, भू को भू, ठीक है, भू को भू ये यूज होता है, ठीक है। भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा इस प्रकार का है। तो यहाँ पर जो है भू को भू इस कसौटी का जो उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला गया वो देख लेते हैं, ठीक है। तो किसी कोण का माप उसके संपूरक कोण के माप के 1/5 गुना है, मतलब एक कोण का माप यदि मान लो x है तो उस दूसरे कोण का माप जो है 5x हो जाएगा, ठीक है, 5x हो जाएगा। यहाँ प्लस कर दो, दोनों संपूरक कोण का माप जो 180 डिग्री होता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसके आंसर क्या आ जाएगा, 6x हो गया, 6x इज इक्वल टू 180, 6 दूनी 12 6 3 18, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया 30। ये 30 हो गया, इसका मतलब जो है इसका कोटि पूरक कोण जो है वो 90 डिग्री के होते हैं दोनों मिला के। तो ये अगर मान लो 30 है तो वो जो है 60 हो जाएगा। तो पर्याय क्रमांक चौथा जो हमारा ये आंसर हो गया। इसके बाद जो है 61 देखते हैं। किसी एक विद्यालय की पिकनिक शनिवार मध्याह्न पूर्व 6 साढ़े 6 बजे निकली
मध्याह्न पूर्व मतलब इसका मतलब भी होता है कि दोपहर के पहले का समय, ठीक है। तो अगर मान लो किसी एक विद्यालय की पिकनिक शनिवार को निकली मध्याह्न पूर्व मतलब सुबह के 6 बजे, ठीक है। तो सुबह 6 से 6:30, सुबह 6:30 से शाम के 6 से तक कितना हो जाएगा, शाम का 6:30 12 घंटा, ठीक है, शाम का उसी दिन, ठीक है, ये हो गया 12 घंटा। अब शाम के 6:30 से दूसरे दिन सुबह के जो है 6:30 तक कितना हो जाएगा, 12 घंटा। और सुबह के 6:30 से लेके तो और शाम के मतलब आज के दिन संडे के दिन 12 घंटा, ठीक है, 12 दूनी 12 36 घंटा हो गया टोटल। और दूसरे दिन जो है रविवार को शाम को 8:15 पे पहुँचे, मतलब यहाँ पर जो है 6:30 पे कितना हो रहा है, 6:30 पे ही टोटल जो है 36 घंटा हो रहा है। अब 6, 7, 8, ठीक है, 37, उसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ 12 दूनी 36, 6:30 हो गया, 6:30 से 7 मतलब ये आधा घंटा, 8 मतलब 1.5 घंटा और 15 मिनट, 1.5 घंटा और 15 मिनट मतलब कितना हो गया, 90 मिनट, 100 105 मिनट, ठीक है। यहाँ पर प्लस जो है 105 मिनट करेंगे अगर इसमें, तो 60 6 दूनी 12, 2 घंटा नहीं हो रहा है टोटल, ठीक है, तो 37 हो जाएगा, 1 घंटा पूरा हो रहा है। और कितना मिनट हो रहा है ऊपर का, प्लस 1 घंटा मतलब 37 मिनट, और हो रहा है टोटल 105 मतलब 45 मिनट, 45 मिनट का ही मतलब होता है 3/4, क्योंकि 60 मिनट में से 45 मिनट, 60 में से 45 का मतलब ये होता है 3/4 पौना, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 हमारा ये आंसर आ जाएगा। बड़ी सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ मैं, ठीक है। क्या बोला है कि मध्याह्न पूर्व का मतलब ही होता है कि सुबह के 6:30 बजे, सुबह के 6:30 बजे शनिवार को, ठीक है। तो उसी दिन शाम को जो है 12 घंटा हो जाएगा। फिर उसके दूसरे दिन जो है सुबह जो है वो और 12 घंटा हो जाएगा। फिर उसके संडे को जो है शाम को और 12 घंटे हो जाएंगे, मतलब से 3 बार 36 घंटे हो गए। और 6:30 से मतलब रविवार को 6:30 से लेके तो 8:15 तक के जो टोटल जो है वो 105 मिनट होते हैं। 105 मिनट मतलब 1 घंटा और पौना घंटा, ठीक है। इस प्रकार से टोटल आता है 37 घंटा और 3/4 मतलब पौना घंटा, ठीक है। यहाँ पर इसको 37.75 भी अगर हम लोग लिख सकते थे, या फिर 37 3/4 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर 2 पूछता तो फिर वो 2 ऑप्शन आते, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते आगे। इसके बाद आपको बता दे रहा हूँ कि 8 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक वर्गाकृत कागज को लेकर, मतलब एक 8 सेंटीमीटर लंबाई का है एक वर्गाकृत कागज है, ये सब 8 है, 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, मतलब इसकी परिमिति 832 32 हो जाएगा। अब और एक चीज बता दे रहा हूँ, क्या बोला है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर काट दो, यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 1 सेंटीमीटर इधर भी 1 सेंटीमीटर कटेगा, ठीक है। उसके बाद ये भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर काटेगा, तो इस प्रकार की आकृति हमारे पास तैयार हो जाएगी, ठीक है। सेम टू सेम इस प्रकार की आकृति तैयार हो जाएगी। ये 6, ये 6, ठीक है, ये 6 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बता दो 6 24 24 हो गया। अब 24 + 1 25 26 27 28 29 30 31 32 मतलब ये भी 32 ही हो रहा है, ठीक है। इसकी परिमिति भी 32 ही हो रही है काटने के बाद में भी, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, तो 0 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप काटते भी हो तो भी जो है वहाँ पर 0 का डिफरेंस आता है, क्योंकि इसको भी हमको जोड़ना पड़ेगा, इसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, अगर आप सबको जोड़ दे दो तो 32 ही उसकी परिमिति होती है, परिमिति, ठीक है। उसकी भी 32, इसकी भी 32, मतलब अंतर दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन नंबर में क्या बोला, क्या देख लेते हैं, ठीक है। संलग्न आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। तो 63 का जो कथन नंबर ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 2 ब तथा क सही है। मतलब देखते हैं, रेखा ए बी व रेखा बी ए यह अलग रेखा है, ए बी और बी ए अलग रेखा है क्या, नहीं, एक ही है, मतलब ये रॉन्ग है। रेखा ए बी तथा रेखा डी सी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है, मतलब ये राइट है। बिंदु सी और ओ तथा बी अरेखीय बिंदु है, मतलब बिंदु सी, बिंदु ओ और बिंदु बी तथा बिंदु बी अरेखीय बिंदु है, ऐसा बोला गया है। मतलब क जो है, क भी सही है, क्योंकि बिंदु सी, बिंदु ओ तथा बिंदु बी ये अरेखीय, मतलब एक रेखा पे क्या तीनों नहीं है, इसीलिए ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर दूसरा आएगा, ब और क सही है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दिया है,
10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक खाली घन का आयतन कितना, एक खाली घन का आयतन कितना, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है, मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ कि 1000 घन से भी ये आंसर होगा। इसके बाद जो है, क्योंकि समय बहुत हो चुका है इसलिए मैं आपको यहाँ पर आंसर ही बता दे रहा हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल ए है, मान लो 65, क्वेश्चन नंबर 65 जो है वृत्त का क्षेत्रफल ए है और जो त्रिज्या आर है, तो ए और आर के बीच का संबंध निम्नलिखित विचरण का चिन्ह का उपयोग करके लिखिए, ये बोला गया है, ये भी हम लोग देख लेंगे। 65 वृत्त का क्षेत्रफल ए है और त्रिज्या जो है आर है, तो ए और आर के बीच का संबंध निम्न विचरण के चिन्ह का उपयोग करके लिखिए। तो यहाँ आपको मैं समझाया हूँ कि ये जो है इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल ए और त्रिज्या जो है पाई आर का स्क्वायर, इस प्रकार से वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं, ये ए अल्फा आर का स्क्वायर इस प्रकार से भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिया, नीचे दिए कि कौन सी अभाज्य युग्म संख्याओं की जोड़ियों का योगफल यहाँ 1 से 25 तक के अभाज्य संख्याओं के योगफल के 44 से अधिक है। तो 1 से लेके 25 तक अगर आप अभाज्य संख्या गिनोगे, 1 से लेके तो 25 तक, ठीक है, अभाज्य संख्या यदि आप गिनोगे, ठीक है, यहाँ पे 23 ये लास्ट अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इनका टोटल होता है 100, ठीक है, प्लस 44, क्या बोला है, योगफल में 44 से अधिक, 44 अगर जोड़ दोगे आप, यहाँ पर हो जाएगा 144। तो ऐसी कौन सी दो जोड़ियाँ, यहाँ पर दो पेयर है जिनका 144 होता है, तो 71 प्लस 73 इज इक्वल टू 144 होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 67, चतुर्भुज ABCD के क्रमशः कोणों के मापों का अनुपात जो है 7, 8, 4, 5 है। तो चतुर्भुज ABCD का प्रकार पहचानिए, ये बोला गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का माप होता है 360, तो 7x प्लस 8x प्लस 4x प्लस 5x मान लेते, ठीक है, कोणों का माप यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा 24x इज इक्वल टू 360, मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टोटल 15, x इज इक्वल टू 15। तो एक कोण कितने का, दूसरा कोण कितने का, सब निकल जाएगा। तो ABCD का प्रकार पहचानिए, यहाँ बोला है प्रकार पहचानने के लिए, ठीक है। यदि मान लो 7x है, तो 7x मतलब हो गया 7 इंटू 15, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 15 105। दूसरा कोण ये ले लेंगे, ठीक है, उसके अपोजिट कोण यहाँ पर आएगा 4x, तो 4 इंटू 15 क्या हो जाएगा 4 इंटू 15 60, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर चारों कोण हम लोग लेते हैं, उसके बाद जो है 8x मतलब 8 गुना 15 कर लेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है, 120 डिग्री। और एक कोण बचा हुआ है 5 का, 5 इंटू 15 करेंगे तो 75 हो जाता है। तो ऐसे दो कोण अगर मिलाते हो, दो कोण मिलाते हो आप, जैसे कि 105 प्लस 75 180 हो जाता है, 60 प्लस 120 मतलब जब भी दो कोण मिला के 180 का कोण बनता है, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार की अगर इस प्रकार का पेयर बनता है तो वो जो है समलंब चतुर्भुज होता है। इसलिए आपको चतुर्भुज के प्रकार पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। यहाँ शॉर्टकट में समझाने की कोशिश किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कोण जो है कैसे है 180 180 के, मतलब यहाँ समलंब चतुर्भुज बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है, ठीक है। किसी एक संख्या को सभी एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं से भाग देने पर एक शेषफल आता है। क्या बोला है, किसी एक संख्या को, कोई एक संख्या है जिसको सभी एक अंक वाली अभाज्य संख्या, मतलब एक अंक वाली अभाज्य संख्या बोले तो 2 से लेके तो सब आ जाती है, ठीक है। तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ठीक है, से भाग देने पर एक शेषफल आता है। किसी एक संख्या को किसी एक अंक वाली अभाज्य संख्या, एक अंक वाली अभाज्य संख्या ये सभी है। अब क्या करना है, इन सब का क्या करना है आपको, सबसे पहले लसावी निकालना है। लसावी निकाल लो। एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं का लसावी निकालोगे तो आप क्या आ जाएगा, यहाँ पर इन सबका जो गुना करने के बाद जो आता है वही आएगा 210। अब 210 जो है तो निम्नलिखित में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होंगी, ये बोला गया है। और यहाँ बोला है 210 में भाग देने पर एक शेषफल बचता है, मतलब
एक प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर एक प्लस करना पड़ेगा, तो एक प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 211। तो 211 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला था, प्रश्न क्या बोला था कि किसी एक संख्या को सभी एक अंक वाली अभज संख्याओं से भाग देने पर, कोई एक संख्या को सभी एक अंक वाली अभज संख्या, मतलब एक अंक वाली अभज संख्या बोले तो 2 से लेकर 7 तक की आएगा, ठीक है। 2, 3, 5, 7, तो इन सबका क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसमें लसावी निकालना है। और लसावी निकालने के बाद यहाँ पर जो लसावी आ गया 210, बोला है भाग देने पर एक शेषफल आता है, एक शेषफल आता है मतलब एक बच गया, एक प्लस कर देंगे 211 हमारे यहाँ आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 हमारा ये आंसर आ चुका है। इसके बाद 69, क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक, सौरभ ने 5,000 रुपये 10% के दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे दिए। यशस्वी ने उतनी ही रकम उसी दर से उसी समय के लिए चक्रवर्ती ब्याज के लिए दी, तो दोनों को मिले ब्याज की तुलना कीजिए। यहाँ पर आपको ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज ये दोनों भी निकालना पड़ेगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ बहुत समय लगेगा, तो आपको निकालना है। तो यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको दे दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। पर्याय क्रमांक दूसरा और चौथा जो है, दूसरा और चौथा ये दोनों भी सही है, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला है, लघु वृत्तखंड में कोण का माप निम्न में से कौन सा हो सकता है। तो आपको पता है कि लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड ये दो प्रकार के खंड होते हैं। तो दीर्घ वृत्तखंड जो 180 के से अधिक होगा और लघु वृत्तखंड डेफिनेटली जो है 180 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 135 सही आंसर है। इसके बाद 71 का जो है, यहाँ पर भी आपको जो है सभी को इसका जो है क्यूब निकालना है, इसका क्यूब निकालना है। ये पूरा अगर आप प्रोसेस करते हो तो प्रोसेस करने के बाद 71 का आंसर आता है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इसको भी मैं अभी आकर के नहीं दूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। इसके बाद जो है 72, क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं क्या है। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले षडभुज बोले तो मतलब जिसमें 6 भुजा हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजा वाले, ठीक है। षडभुज को प्रत्येक भुजा व्यास मानकर, प्रत्येक भुजा को व्यास मानना है, मतलब इसकी व्यास जो अगर यहाँ बोला है 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या जो है इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 7, ठीक है। उस पर बाहर से अर्धवृत्त बनाना है, बाहर से अर्धवृत्त अगर आप बनाते हो, ठीक है। अर्धवृत्त बनाने कर होने वाली आकृति की परिमिति याद करो, परिमिति याद करना है। तो आपको पता है कि परिधि का सूत्र जो है, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई r होता है। बट यहाँ पर जो है एक्चुअली ये वृत्त जो है आधा है, अर्धवृत्त है, इसीलिए यहाँ पर क्या करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 अर्धवृत्त है, इसीलिए 6 पाई r लेना है हमको यहाँ पर, ठीक है। अगर 6 पाई r आप लेते हो तो आपको यहाँ पर आपका आंसर मिल जाता है। तो क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक, थोड़ा 6 × 22/7 × 7 तो आ जाएगा, 7 कट जाएगा, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 13, 132 सेंटीमीटर ये जो परिमिति हो जाएगी। अगर आपको इस प्रकार से परिमिति निकालने बोला अर्धवृत्त की तो इस प्रकार से आपको फार्मूले का यूज करना है। इसके बाद ऑप्शन नंबर जो है 73 देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला है, इसमें भी क्या करना पड़ता है, निम्न आकृति समद्विभुज समलंब चतुर्भुज की है, उसमें भुजाओं के माप दिए गए हैं, सभी भुजाओं के माप दिए हुए। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो ये जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तीनों का भी क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद जो है तीनों का क्षेत्रफल आपको जोड़ देना है। तो मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ये जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल यहाँ पर आ जाएगा 20, कैसे 520, लंबाई गुना चौड़ाई 520। अब इसका जो है इसका क्या आएगा वो देख लेते हैं, ये 4 है ये 5 है, मतलब 5 पर 25 और 4 पाइथागोरस प्रमेय यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इसका भी क्या आएगा 6 आता है, ठीक है। 4, 5, 25 की 5, 25 और 4, 25 और 4 तो 16, 25 + 16 कितना होता है 36, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 6 आ जाएगा। अब उसके बाद इसका जो है इसका भी सेम टू सेम आएगा, दोनों भी सेम है। ये चतुर्भुज का भी जो है 6 आएगा, क्षेत्रफल टोटल आ जाएगा 6 दूनी 12 की 2 हासिल की 1 और 3, 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं आएगा क्योंकि क्षेत्रफल निकालने बोला है, तो वर्ग इकाई आएगा। यहाँ इकाई में दिया हुआ है तो यहाँ पर आएगा 32 वर्ग इकाई, वर्ग
इकाई, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74, जो हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 जो ये आपका आंसर है। समय कम होने की वजह से मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, ठीक है। तो इसके बाद जो 75 जो लास्ट क्वेश्चन है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दिए गए कथन पढ़कर उचित पर्याय चुनिए, दिए गए कथन चुनकर उचित पर्याय चुनिए। 29 और 31 यह अभाज्य युग्म संख्या है, एकदम राइट है। 29 और 31 यह सह अभाज्य संख्या है, ये भी बिल्कुल राइट है। 29 और 31 यह अभाज्य संख्या है, अगर आप संख्याओं के बारे में पढ़ोगे तो ये भी एकदम राइट है। तो अब क सही है, यहाँ पर तीनों भी आंसर सही है। ऑप्शन नंबर पहला ये आपका आंसर है। इस प्रकार से हमने जो है टोटल 50 क्वेश्चन जो है मैथ के समझे। इसमें एक दो प्रश्न मैंने शॉर्टकट में समझाने की कोशिश किया, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा समय बहुत ज़्यादा जा चुका है, लगभग 1 से 1.5 घंटे का ये वीडियो बना है, ठीक है। यदि आपको फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, या तो फिर आप जो है व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया, ठीक है, तो अधिक से अधिक इसको बच्चों तक शेयर कीजिए, जिससे उनको लाभ होगा। वो भी स्कॉलरशिप में अच्छे से अच्छे मार्क ले पाएंगे, ठीक है, सभी प्रश्नों को समझ पाएंगे। और हो सके तो आपको भी ये वीडियो जो है लास्ट तक देखना है और अधिक से अधिक जो शेयर करके कमेंट्स करना है। और चैनल को यदि आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, जय हिंद।